हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज अफसल की नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आपका जैसे पता है आपको कि आपका जो 24 फरवरी, ठीक है, आपको 24 फरवरी को आपका क्या है, हिंदी का पेपर है। ठीक है, जिसके लिए बच्चे बहुत बेकाबू हैं। ठीक है, वो अच्छी तरीके से पढ़े नहीं हैं और उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए। तो हम अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाना शुरू कर दिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पेपर सॉल्व कराएंगे, जिसे आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है। देखिए, आप जब बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, आपको इन 3 घंटा 15 मिनट में आपको क्या करना है, पूरा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। ठीक है, आपका जो पेपर है वह 70 मार्क्स का होता है और जो आपके 30 मार्क्स होते हैं, ठीक है, ये आपका प्रैक्टिकल होता है जो आपको स्कूल की तरफ से दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाएंगे जिन्हें आपको इसी वक्त पढ़ लेना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम पे इन पे समय अपना ना नष्ट करें। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है कि प्रारंभ के 15, ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट स्टूडेंट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, निर्देश दिया गया है पहला कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, दूसरा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में विभक्त है। ठीक है, खंड आ और खंड बा, ठीक है, आपको 2 खंडों में विभक्त किया गया है। इसके बाद देखिए तीसरे में आपको कहा गया है कि खंड आ में एक अंक के, ठीक है, एक अंक के 20 बहुविकल्पीय, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, जिसका आपको आंसर ओएमआर शीट पे देना है। ओएमआर शीट पे आंसर किस प्रकार से देना है, हमने इस पे पहले ही वीडियो बना चुका है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपको काले या नीले बॉल पॉइंट पेन की सहायता से आपको ओएमआर शीट को फिल करना है। ठीक है, चौथा है आपको खंड आ में प्रत्येक प्रश्न के, ठीक है, निर्देश पढ़कर केवल ओएमआर शीट पर प्रश्न पत्र पर ही आंसर दें। ठीक है, ओएमआर शीट पत्रिका पर उत्तर देने के पश्चात काटपीट या व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप क्वेश्चन का आंसर दे दें, ठीक है, ओएमआर शीट पे, तो आपको उससे काटना पीटना नहीं है। ठीक है, आपको ये गलती नहीं करनी है। यहाँ पर देख लीजिए, इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, साफ साफ आपको कहा है कि नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद आपका 5वां है कि प्रश्न पत्र के अंक उसके सम्मुख निर्धारित। ठीक है, आपको जितना भी प्रश्न दिया जाएगा वो कितने मार्क्स का है उसके सामने लिखा रहेगा। ठीक है, इसके बाद छठा है कि खंड बा में 50 वर्णनात्मक प्रश्न है। ठीक है, 50 मार्क्स के आपके क्या है, खंड बा में आपका 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न रहता है। ठीक है, जिससे आपको कॉपी में लिखना रहता है। इसके बाद देखिए 7वें नंबर में कहा गया है कि खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वें में आपसे कहा गया है कि प्रश्न, ठीक है, प्रथम में प्रश्न के आरंभ कीजिए और अंतिम तक जाइए। ठीक है, जो प्रश्न ना आए उसे छोड़कर, ठीक है, उसे छोड़कर आगे बढ़ें, उस पर समय नष्ट ना करें। ठीक है, आपको जो प्रश्न ना आए उसे आप छोड़ के आगे बढ़ें और आपको उस पर अपना समय नष्ट नहीं करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम इसका खंड आ को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिया जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कहा है कि विधेयी वनवास के रचनाकार है। ठीक है, तो आपको बताना जो आपके विधेयी वनवास है, ठीक है, इसके रचना कौन कौन है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, महादेवी वर्मा। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा आपका प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, आपको बताना कि प्रयोगवाद के कवि है, तो आपका जो आगे है, ठीक है, बी वाला ऑप्शन है, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरे में आपसे कहा गया है, देखिए तीसरे में आपसे कहा गया है कि भाव विलास के रचनाकार है। ठीक है, तो आपको बताना कि भाव विलास के रचनाकार कौन है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देवी बिहारी, चिंतामणि या मतीराम। ठीक है, तो आपका जो देव है या आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा आपका छात्रसाल दशक है, किनकी रचना है। ठीक है, आपको बताना कि आपका जो छात्रसाल दशक है या किसकी रचना है, तो यह आपका पद्मकार की है। ठीक है, पद्मकार की रचना है, ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 5वें नंबर से आपसे कहा गया है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। ठीक है, तो आपका जो कला और बूढ़ा चांद है, इसके रचनाकार आपको पता होगा, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए छठवें में आपसे क्या कहा गया है, देखिए इसके बाद आपका छठवां, ठीक है, छठवां आपका जो है इसमें कहा गया है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना। ठीक है, तो आपका जो नीड़ का निर्माण फिर है या किस विधा की रचना, आपका आत्मकथा विधा है। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए सातवें नंबर से आपके कहा गया है, देखिए कि निम्न में से शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें बताना है कि आपका शुक्ल युग का जो लेखक है वह कौन है, तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है, ठीक है, श्याम सुंदर दास, ये आपके शुक्ल युग के लेखक हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है
कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आपको यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि आपका इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले कथन को पढ़ते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, तो आपका इसमें जो है बी वाला, ठीक है, बी वाला आपका है आकाशद्वीप कहानी। ठीक है, आकाशद्वीप कहानी के लेखक रामकुमार है। ठीक है, रामकुमार वर्मा है। ठीक है, आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आकाशद्वीप के कहानी के लेखक रामकुमार वर्मा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9वें नंबर में आपसे कहा गया है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है। ठीक है, आपको बताना है कि जो आपका परीक्षा गुरु है आपका किस विधा की रचना है। आपका आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है या रेखा चित्र। ठीक है, तो आपका जो ए वाला ऑप्शन सही है, आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा आपका परीक्षा गुरु आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, इसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि ब्राभट, ठीक है, ब्राभट की आत्मकथा के रचनाकार हैं। ठीक है, तो आपका जो ए वाला है आपका जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 11 नंबर में आपसे कहा गया है कि रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि रस जो होता है आपका उसके कितने अंग होते हैं। तो आपका देखिए आपका 5 ये भी नहीं होता। ठीक है, 4 आपका भी नहीं होता है, 3 नहीं होता। ठीक है, आपका जो रस होता है इसके शायद 2 होते हैं। ठीक है, आपका 2 होते हैं, मतलब आपको इसमें ऑप्शन नहीं किया है तो मतलब आपका डी वाला सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या आपका 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, आपको बताना कि आपको जो यह पंक्ति दिया गया है। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें आपका कौन सा अलंकार है। देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आपका उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा और चौथा यमक। ठीक है, तो आपका जो ए वाला है, ठीक है, उपमा, आपका इसमें उपमा अलंकार है। ठीक है, देखिए इसके बाद 13 नंबर प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। 13 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सोठा के पहले चरण में कितने मात्राएं होती है। ठीक है, तो आपके जो सोठा उसमें पहले चरण में आपकी 11 मात्राएं होती है, मतलब आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद 14 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निदय शब्द में प्रत्यय, ठीक है, उपयुक्त है, उपसर्ग है। ठीक है, आपका जो निर्देश है शब्द उसमें उपसर्ग क्या है। ठीक है, तो उपसर्ग मतलब जो आपका शब्द के पहले आता हो। ठीक है, तो उससे उपसर्ग कहते हैं, और जो आपका प्रत्यय है या शब्द के लास्ट में आता है, अंतिम में। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 15 नंबर में कहा गया है कि नीलगाय में कौन सा समास। ठीक है, आपको बताना है कि नीलगाय में कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आपका जो कर्मधारय समास है यह नीलगाय में होता है। ठीक है, नीलगाय में आपका कर्मधारय समास होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 16 नंबर में आपसे पूछा गया है कि खेत का तत्सम रूप है। ठीक है, आपको बताना है कि खेत का तत्सम रूप क्या है। तो आपका जो खेत है वह भूमि, ठीक है, खेत का तत्सम रूप भूमि है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि यशुधम शब्द का पश्चिमी विभक्ति बहुवाच्य रूप होगा। ठीक है, तो आपका जो यशुधम शब्द है इसका पश्चिमी विभक्ति बहुवाच्य रूप है यशु कर्म। ठीक है, यशु कर्म मतलब ए वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 19 नंबर, ठीक है, आपका 18 नंबर प्रश्न में है कि भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ठीक है, तो आपका जो भाववाच्य होता है उसमें कर्म की प्रधानता होती है। इसके बाद आपका 19वें नंबर में कहा गया है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं। ठीक है, तो वाक्य के जो आपका होता है उसमें 3 तत्व होता है, मतलब सी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका अंतिम आपका जो MCQ है इसमें कहा गया है 20वें में कि अभिकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका जो अभिकारी पद है या अव्यय पद से भी जाना जाता है, मतलब आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने आपको जो 20 MCQ, ठीक है, जो 20 MCQ है इसे हमने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, और आपका कई % चांस है कि आपका यहीं से क्वेश्चन बने। ठीक है, आप इसे पूरी अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं इसके खंडवा में आपको क्या है। देखिए आपका जो खंडवा होता है ये आपका 50 नंबर का होता है। ठीक है, जिससे आपको एक कॉपी दिया जाएगा, आपको कॉपी में इसका उत्तर लिखना रहेगा। ठीक है, आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना हमने आपको पहले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, खंडवा में आपका वर्णनात्मक प्रश्न में दिया गया पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपको एक गद्यांश दिया गया है, आपको इस पर 3 प्रश्न दे दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न आपका 2 नंबर का है। ठीक है, दूसरा भी आपका 2 नंबर का है और तीसरा भी आपका 2 नंबर का है, तो आपका टोटल मिला के 6 नंबर का एक गद्यांश होता है। ठीक है, तो आपको इसे अच्छी तरीके से तैयार करना है।
देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कुसंग का जवाब सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सतवृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, किसी युवा की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। ठीक है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवगत के गड्ढे में गिराती जाएगी। यदि अच्छी संगति हो तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर बढ़ाती है। ठीक है, आपको इसका क्या करना है, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। ठीक है, तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या आपको किस प्रकार से लिखना हमने आपको पहले बताया। ठीक है, आपका संदर्भ अगर आपको चैप्टर का नाम पता हो और लेखक का तो आप उसका संदर्भ आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद रेखांकी अंश। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक की इसकी व्याख्या करना है, रेखांकी अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, इसके बाद आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आपको आंसर देना है, जो आपका 2 नंबर करेगा। ठीक है, अगर आप इसे ना कर पाएँ तो आपको अथवा में भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप इसे कर लें। इसके बाद चलिए देखते हैं दूसरा। ठीक है, देखिए इसके बाद आपका क्या है, इसके बाद आपका दूसरा नंबर प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, आपका यह अभी 6 नंबर का होगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या करना है। ठीक है, इसका संदर्भ और एक आंसर का उत्तर भी देना। ठीक है, एक आपका इसका आंसर भी लिखना है इसका। इसके बाद अगर आप इसे ना कर पाए तो आपको अथवा में या कर लेना। ठीक है, आपको 2 में से कोई ना कोई एक करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरे नंबर में आपसे क्या कहा गया है। तीसरे नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको नीचे 5 नंबर में एक संस्कृत का श्लोक दिया गया है। ठीक है, आपको इस श्लोक पूरा अच्छे से दिया गया है, जिससे आपको क्या करना है, हिंदी में संदर्भ सहित उसका हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो देखिए आपका यह क्या है, आपका यह वाराणसी नामक चैप्टर से लिया गया। ठीक है, आपका वाराणसी नामक चैप्टर से ही ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है, तो आपको उसे अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, आपका वह इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह आपका 5 नंबर में दिया गया है। इसके बाद देखिए चौथे नंबर में आपसे पूछा गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद देखिए क्या है, देखिए 5वें नंबर में आपसे कहा गया है कि अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। ठीक है, आपका जो जिला होता है, ठीक है, आपके जिले में अलग अलग खंडकाव्य लगता है। ठीक है, तो आपको अपने जिले के वाइज आपको खंडकाव्य पता होगा। ठीक है, तो आप उससे अच्छी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर उसके प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण करना है। ठीक है, तो आपको इसी प्रकार से दिया जाएगा। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है, जो आपका 3 नंबर फिक्स रहता है। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद क्या है, आपका यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको अपने जिले के वाइज जो आपका खंडकाव्य लगता है उससे आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए इसके बाद आपका यहाँ पर दिया गया है काम में दिया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हो। ठीक है, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको एक जीवन परिचय दिया जाएगा जो आपका 5 नंबर में आता है। ठीक है, आपका एक गद्य का दिया जाएगा, एक पद्य का। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपका कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से आपको एक करना है। ठीक है, हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जीवन परिचय पहले से बता के रखा है, आप उन्हें चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर बा में कहा गया है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए, ठीक है, उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, आपको उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। आपका पहला सूरदास। ठीक है, इसके बाद मैथिली शरण गुप्त, इसके बाद है मक्खनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है आपको दिए गए हैं, तो इनमें से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, उनकी एक रचना भी लिखना है। आपका यहाँ से भी 5 नंबर फिक्स हो जाता है। ठीक है, देखिए 7वें नंबर में क्या कह रहा है, 7वें नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आपको एक कोई श्लोक लिखना है जो आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, आपको 3-4 श्लोक याद करके जाना है जो आपका 2 नंबर फिक्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका 8वें नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें से आपको 2 का उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक है, आपका यह भी 2 नंबर फिक्स हो जाता है यहाँ से भी। ठीक है, देखिए इसके बाद 9वें नंबर में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ पर 4-5 विषय दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक पर निबंध लिखना है, या आपका 7 नंबर में आएगा। ठीक है, यह आपका 7 नंबर में फिक्स है। तो हमने आपको इंपॉर्टेंट निबंध भी बता रखा है चैनल पे, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए
आपको इन पे याद करना है, ठीक है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। नारी शक्तिकरण, ठीक है। आपको स्वच्छ भारत अभियान और छात्र और अनुशासन, ठीक है। आपको इन सबको याद करना है अच्छी तरीके से, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका 10वें नंबर में कह रहा है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखे, ठीक है। आपको एक पत्र लिखना है जो आपका 4 नंबर में फिक्स आएगा, ठीक है। अगर आप पत्र ना लिख पाएँ तो आपको अथवा में दिया गया है कि राज्य परिवहन निगम में मुख्य प्रबंधक को बस चालक के व्यवहार का उल्लेखन करते हुए शिकायत पत्र लिखे, ठीक है। आपको एक चालक के लिए शिकायत पत्र लिखना है, ठीक है। तो आपको अगर आप जन्मदिन पर क्या है कि आप पत्र ना लिख पाए तो आपको अथवा में इस क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।